हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज़ डॉक्टर स्वाति इज़ हियर। आज के वीडियो में हम आसाम स्लेट 2025 के लिए पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं जो हमारा यूनिट नंबर 1 होता है इंटरनेशनल बिजनेस आईबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेके आई हूँ। उन एमसीक्यूज़ को ना कि हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही में हम उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आखिरी तक एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे पेपर 2 कॉमर्स के लिए के बेस प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेके आई हूँ, जहाँ आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे डेली आपको 4 लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। पेपर से पहले आप लोगों का 100% सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है स्टूडेंट। साथ ही में पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे पूरी रिविजन करवाई जाएंगी। और एक खास बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर करने के बाद में आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिससे कि जो भी हमारे नोट्स होंगे वो सारे नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाते हैं, जाकि आप लोगों का प्रिपरेशन इस आसानी से हो जाए। साथ ही में आपको यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। और आपकी जो बैच है वो स्टार्ट हो रही 1 जनवरी से। लिमिटेड ऑफर अवेलेबल है स्टूडेंट यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को 50% डिस्काउंट में आप लोगों को 5000 रुपीज़ में पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये तो मिलेगा ही, साथ ही में कंप्लीट पेपर 1 भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये आप लोगों का कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को किस तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके लिए आप लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन की जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से, देन आप लोग डेमो लेक्चर्स वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को रजिस्टर करवाना है अपने आप को कॉमर्स पेपर 2 के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पे माई कोर्स में जाके उसको सर्च करना होगा, देन रजिस्टर करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन में भी अगर आप लोगों से पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग को जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कॉमर्स का पेपर 2 है उसके आपको वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कि सिर्फ पेपर 2, इसी तरीके से आप लोगों को पेपर 1 का भी सेम यूनिट वाइज फोल्डर में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिटेल में वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। चलिए हम लोग हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा आईबी से, इंटरनेशनल बिजनेस से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बीओपी के ऊपर है, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब मुझे बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर बीओपी से क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं। तो बीओपी किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले बीओपी में अगर कोई डेफिसिट आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हेल्प करने वाली होती है हमारी आईएमएफ बैंक। ओके, आईएमएफ किसको हेल्प करती है? जिस कंट्री के बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई दिक्कत आती है। अभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे समझ में आएगा कि किसी कंट्री में कैसी डेफिसिट है या किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हेल्प करती है। अब ये फाइनेंस कैसे समझ में आता है, जैसे हम लोग अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं कि कंपनी के पास में पैसों की कमी है, तो किस तरीके से वो फुलफिल करती है। अभी पैसों की कमी कैसे समझ में आई कि जब उन्होंने उनके अकाउंट्स को चेक किया, राइट। अब ये अकाउंट्स में अगर हम लोगों को पीएनएल देखेंगे तो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो या कंपनी कितने लॉस में चल रही है। उसी तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट होता है ये बताता है कि कंपनी के पास में कितनी असेट्स है और क्या, और जो आपके कंपनी के पास में कितने लाइबिलिटी है, और वो जो एसेट है क्या वो आपकी लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो उसी तरीके से ये तो हमारा एक बिजनेस से रिलेटेड एक छोटा सा अकाउंट हो गया। बट जब ये नेशनल लेवल पे जाता है तो उस टाइम पे वो जो अकाउंट होते हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमारे 2 अकाउंट्स होते हैं,
पहला अकाउंट होता है हमारा बीओपी का, वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ओके, और दूसरा हमारा होता है करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है गाइस? तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, साथ ही साथ इसमें दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कैपिटल अकाउंट से है और दूसरा स्टेटमेंट आपका करंट अकाउंट से। तो समझ में आई, लिंक ये इस तरीके से है। अब स्टूडेंट बात ये है कि क्या होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और क्या होता है करंट अकाउंट। जैसा नाम वैसा काम, इस तरीके से याद रखो। कैपिटल अकाउंट हम कहाँ पे देखते हैं, हमारे बैलेंस शीट में देखता है। यस, कैपिटल अकाउंट हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखता है, राइट। तो कैपिटल जो होता है दैट मीन्स कि कंपनी के पास में कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, बट ये तो कंपनी की बात होगी। बट हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, कंट्री लेवल पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, ऑल दोस ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच आर कॉजेज चेंज इन द असेट्स एंड लाइबिलिटी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन, बीओपी क्या कर रहा है, बीओपी ये बता रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। अब ये जो एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट कैसे होते हैं, बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो उस टाइम पे कंपनी को क्या होता है, सरप्लस होता है, या फिर कंट्री को सरप्लस होता है। अगर एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो अगर यही एक्सपोर्ट जो है हमारा लेस देन हमारे इंपोर्ट हो गया, तो उस टाइम पे कंपनी, उस टाइम पे कंट्री क्या होती है, कंट्री हमारे डेफिसिट के इसमें काउंट हो जाती है। ठीक है, डेफिसिट के इसमें काउंट हो जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो एक्चुअली आपके कंट्री में कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उनको शो करता है। ठीक है, और दिस रिलेटेड टू द क्लेम्स ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, किस तरीके से आप अपने लाइबिलिटीज को अपने असेट से फुलफिल कर सकते हो, ये सारी चीजें। अब उसके साथ साथ में ये कंसिस्ट करता है किस चीज को, कि इन्वेस्टमेंट कितना है फ्रॉम द अब्रॉड, कितना इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से आया है, एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये सारी चीजें जब हम रीड करते हैं तो हमको समझ में आता है ये सारे कैपिटल नेचर के हैं। ठीक है, बोरविंग्स हो गया, लैंडिंग्स हो गया, और लैंडिंग फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो कि मेजर करती है चेंज क्या हो रहा है आपके नेशनल ओनरशिप ऑफ असेट में। ठीक है, तो ये चीज किसके द्वारा शो किया जाता है, ये आप लोगों का कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे शो किया जाता है। देन हमारा आ जाता है हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या करता है मैम, तो करंट अकाउंट का जो काम होता है वो करंट लेवल पे होता है। अब करंट लेवल पे क्या करता है, ये मेजर करता है कि इनफ्लो कितना है गुड्स का और आउटफ्लो कितना है गुड्स एंड सर्विसेज का। सो ये क्या करता है, करंट अकाउंट देखता है कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास में आई है और कितने गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो हुआ है। ये चीज को मेजर करने का काम, दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, एक्चुअली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीजें कहाँ पे आ रही है, आपकी करंट अकाउंट में आ रही है। कि कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कंट्री कितना इंपोर्ट करवा रही है, किससे रिलेटेड, आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, कंट्री की इनकम्स हो गया, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, कितना ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, जैसे बोल जाता है ना कि अगर फॉरेन में अगर हम एक्सपोर्ट करें तो वहां से हमारा जो रिजर्व है वो वहां का कैपिटल या वहाँ की कैश हमारे पास में आती है, वहाँ की करेंसी कंट्री में आती है। तो ये चीज़ कंट्री के लिए अच्छा होता है। सो उसी तरीके से करंट अकाउंट मेजर द नेशनल अर्निंग एंड द स्पेंडिंग्स ऑफ द अब्रॉड एंड कंसिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हमको देखना है तो हमें बीओपी का क्या देखना होगा, करंट अकाउंट देखना होगा। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअली जो आपका करंट अकाउंट है वो उस चीज के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है कि कंपनी के, आप लोगों ने एक वर्ड सुना नेशनल इनकम, तो कंट्री के नेशनल इनकम कितनी है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करंट अकाउंट का यूज किया जाता है। और नेशनल इनकम किस बेसिस पे निकलती है स्टूडेंट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारा क्या निकलती है, हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। और इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें एनपी एट फैक्टर कॉस्ट लगता है। ठीक है, अब कंट्री में हमारी, स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में क्या होता है,
कि डायरेक्ट एनएनपी नहीं निकाला जाता, पहले हम लोग निकालते हैं जीडीपी, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट ये निकालते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अब किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो ये भी एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हमारा जीडीपी होता है और ये हमारा एनएनपी होता है, तो जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। अब मुझे ग्रॉस पे नेट के ग्रॉस से मुझे नेट के पास जाना है, तो मैं क्या कर दूंगी, वहाँ यहाँ पे हम लोग लेस कर देते हैं हमारे डेप्रिसिएशन को। उसी तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जब मुझे एनएनपी पे जाना है तो मैं जीडीपी में से जीडीपी की वैल्यू मैंने निकाल दी, जीडीपी में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी। ये पहली चीज समझ में। अब ये जो डी है ये होता है डोमेस्टिक और ये होता है हमारा नेशनल। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं हमारे NAFT को, ठीक है, नेट आफ्टर फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो NAFT जो होता है ये होता है हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से हम लोग जब नेट इनकम टू अब्रॉड को जब लेस कर देते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नेट फैक्टर आफ्टर नेट इनकम, एक मिनट, नेट इनकम फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग जब लेस करेंगे तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे हमारा, इसके बाद में ये प्रोडक्ट सेम होता है। दूसरी चीज़ ये होती है जीडीपी जो हमारा होता है मार्केट कॉस्ट पे निकलता है और हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। और मार्केट और फैक्टर में डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मुझे मार्केट से फैक्टर में आना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग टैक्स को ऐड कर देंगे और सब्सिडी को लेस करेंगे। तो यहाँ पे टैक्स को ऐड कर दिया और सब्सिडीज को लेस कर दिया। तो इस तरीके से जीडीपी और एनएनपी को कैलकुलेट किया जाता है। एनएनपी को जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था, तो आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होप सो समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को एक बार रीड करते। उससे पहले अच्छा मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते, फिर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे अच्छे से क्लियर करवाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट ये बोला है कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन ओनली। इसने बोला कैपिटल अकाउंट जो करता है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन को ही कंसिस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ओनली वर्ड जहाँ पे आया ना वहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो कैपिटल अकाउंट होता है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म को नहीं, ये शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है करंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस विच गिव राइज टू द यूज ऑफ आर अपर नेशनल इनकम। तो यहाँ पे देखो इसने बोला है करंट अकाउंट जो होता है ये इंक्लूड करता है ऑल द ट्रांजैक्शन जो कि क्या कर सकता है, यूज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग नेशनल इनकम को रेज कर सके या फिर उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सके। तो यस अभी हमने जैसे कि ये स्टेटमेंट में देखा, क्योंकि हम करंट अकाउंट का इसलिए यूज करते हैं, करंट अकाउंट के बेसिस पे ही हमें नेट नेशनल इनकम कितनी है कंट्री की ये समझ में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट हो गया और फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, यस ये हमारा करेक्ट हो गया। सो हमारा फर्स्ट तो इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अभी एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे आप लोगों को समझाना है इसके बेसिस पे वो है, अच्छा हाँ, ये वाला, ये जो मेरा था ये था मेरा, ये है हमारा NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, फ्रॉम अब्रॉड ये था। चलिए सो यहाँ पे हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि आप लोग कैसे एनएनपी नेट नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको निकालने के लिए आपका जीडीपी में से आप लोग लेस कर दो आपका डेप्रीसिएशन, ठीक है। देन डेप्रीसिएशन को लेस करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका जो
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, और आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसको लेस करना है, और आपकी जो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है उन सब्सिडीज को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। ओके हाँ, अब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। ये जो करंट अकाउंट होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पहला चीज होता है जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, और इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही नेट विजिबल अकाउंट भी कहा जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेड की बात कर रहा है, विजिबल चीज़ों की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें से आप इंपोर्ट को लेस कर दो, तो यहाँ पे आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट की अमाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अमाउंट आपको मिल जाएंगी, और इसको विजिबल की कैटेगरी में डाला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर आपका एक्सपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया, इज ग्रेटर देन योर इम्पोर्ट, तो कंट्री को क्या होगा, सरप्लस होगा, जो कि अच्छा होता है। दूसरा, अगर एक्सपोर्ट अगर हमारा जो है वो लेस देन इम्पोर्ट है, तो जो कंट्री है उसको डेफिसिट होगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी होगी, और अगर इसमें डेफिसिट आया तो फिर हेल्प करने कौन आ जाएंगे, हमारी IMF आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें जैसे कि विजिबल फैक्टर होते हैं वैसे इनविजिबल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इनविजिबल फैक्टर्स में आप लोगों की दो चीज़ें आ जाती है, फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज। अब ये फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज आपका क्या है, जो भी कंपनी, जो भी कंट्री के डिविडेंड, अगर आपने बाहर से कोई शेयर को परचेज किया, फॉरेन के शेयर को परचेज किया है, तो डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद में हमारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये जो होते हैं इनको कहा जाता है फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज। और ये कैसे निकालते हैं, जो भी आपका कंपनसेशन है उसको लेस कर दो, आपने कितने इन्वेस्ट किए, आपने फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट किया। जैसे आपका कंपनसेशन आप लोगों को एज अ डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, और आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसका जो भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने किसी बाहर के फॉरेन कंट्री का कोई शेयर परचेज किया है, सपोज 1 लाख में मैंने इसको शेयर को परचेज किया, और मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, या मुझे कुछ डिविडेंड मिल रहा है, या फिर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सपोज मुझे 1,50,000 का है, तो मेरे जो 50,000 का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस रहेगा ये रहेगा मेरा फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि आपका डिविडेंड भी हो सकता है, वो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। उसी तरीके से हमारे नॉन फैक्टर्स ट्रेड इन सर्विसेज होते हैं। ये BOP में कोई इतने अच्छे से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखे गए हैं, तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड करी हूँ, और उन्हीं क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में समझाऊंगी जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के, ठीक है। देखिए, देन आप लोगों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो हम लोगों ने नेट इनविजिबल फैक्टर देख रहे थे, उसमें जैसे कि हमने फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज देखा, उसी तरीके से नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज होता है। नॉन फैक्टर मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने शिपिंग में कुछ पैसा कमा लिया, बैंकिंग के ट्रांजैक्शन में कुछ किया, सॉफ्टवेयर में कुछ किया, तो इस तरीके से जो आपके फैक्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर करंट अकाउंट, तो ये होते हैं आप लोगों के नॉन फैक्टर्स। देन उसके बाद में हमारे कुछ नेट ट्रांसफर वाले भी फैक्टर्स होते हैं। तो नेट ट्रांसफर में आप लोगों का आएगा प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, जैसे गिफ्ट्स हो गया, रिमिट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सारी ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स ये हो गया। तो प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट और ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट सेम ही है, बट उसका एक प्राइवेट रहेगा और एक ऑफिशियल रहेगा। अब देखिए, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट में आते हैं तो कैपिटल अकाउंट में भी आप लोगों को यहाँ पे दो तरीके से इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब दो वे से किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे आप लोग, हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट है उसको भी दो तरीके से डिवाइड किया। पहला तो आपका होता है जैसे कि नॉन डेट इनफ्लो, एक मिनट इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ। जैसे आप लोगों का हो गया एक नॉन डेट इनफ्लो, ठीक है। जब हम लोग नॉन डेट इनफ्लो की बात करते हैं तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उस कितना इनफ्लो ऑफ फंड है, ठीक है, कितना इनफ्लो हुआ, उसमें से आप लोगों का कितना कंट्री का आउटफ्लो ऑफ फंड हुआ। अब ये इनफ्लो ऑफ फंड, आउटफ्लो ऑफ फंड किस तरीके से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आप लोगों के किससे,
एफडीआई, फॉरेन में कितना आप लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, या आप लोगों का एफआईआई, ठीक है, ईरो में कितनी इक्विटीज है, तो इनके बेसिस पे नॉन डेट इनफ्लो समझ में आता है। और ये नॉन डेट इनफ्लो क्या होगा, कितने इनफ्लो में से आपका कितना आउटफ्लो है उसको लेस किया। अगर मेरा इनफ्लो ज़्यादा है, इन केस अगर मेरा इनफ्लो ऑफ फंड जो है इज ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फंड, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनफ्लो ज़्यादा रहना चाहिए, फंड का इनफ्लो, ठीक है। और उसी तरीके से अगर इनफ्लो ऑफ फंड ये लेस देन आउटफ्लो ऑफ फंड रहेगा, तो उस कंडीशन में डेफिसिट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को बीओपी से रिलेटेड पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा ये तो हो गया, उसके बाद में हमारे आ जाते हैं डेट फ्लो। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन डेट फ्लो। उसी तरीके से इस पोर्शन से लेके यहाँ तक के जो पोर्शन है इसको बोलते हैं डेट्स इनफ्लो, ठीक है। अब ये डेट इनफ्लो में क्या हो रहा है, सेम चीज, इनफ्लो ऑफ फंड माइनस आउटफ्लो ऑफ फंड। अब इसमें इनफ्लो ऑफ फंड में क्या क्या चीजें आएंगी, आपके एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गए, कमर्शियल बोर्डिंग्स हो गई, आईएमएफ इसमें इंक्लूड है, आपका एनआर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में रुपीज के डेट सर्विसेज हो गए, और जो भी अदर फ्लोज ऑफ फंड रहेंगे वो सारे आप लोगों के डेट इनफ्लो के पार्ट रहेंगे। ओके, सो ये था हमारा ओवरऑल बीओपी, ठीक है, जिसको एक बहुत शॉर्ट में और जितना इम्पोर्टेंट है, जितना हमेशा पेपर में देखा गया है उस पोर्शन से यहाँ पे मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज कि हमारा जो ट्रू एंड फॉल्स पूछा हुआ है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोगों के करेक्ट कोड के स्टेटमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं लास्ट सेशन में। सो उस तरीके से क्वेश्चन ही मैं लेके आई हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट उस चीज़ को लेकर क्लियर हो, किस तरीके से डील करनी है वो सारी चीज़ें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ। सबसे पहले तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं। WTO रूल्स आर मेनली अप्लाई टू द ट्रेड इन गुड्स बट अदर एरिया सच एज द सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर नॉट कवर्ड बाय देम। ये बोला है, इसने बोला है जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इसने बात की हुई है। दूसरा उसने बोला है कि GATT हैड अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड वेयर एज WTO हैज अ मेंबर। तो देन उसके बाद में हमारा द डिस्प्यूट सेटलमेंट system under the WTO is much more efficient and speedily and transparent unlike the GATT system which are highly susceptible to the blockage। तो यहाँ पे सबसे बेसिकली इसने पूछा है कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, आपके GATT का। तो बेसिकली ये दोनों के चीज़ के बारे में उसने डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को WTO के बारे में क्या पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को क्या पता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, WTO जो आपका GATT है, ठीक है, जो GATT है पहले ये बना था और ये सिर्फ आपका बना था गुड्स के लिए। देन उसके बाद में GATT को रिप्लेस करके हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ था। ओके, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को ये सारी चीजें इंक्लूड की गई। दैट मीन्स WTO के ही पार्ट से आप लोगों का GATS, आप लोगों का GATT, आप लोगों का ट्रिम्स, ठीक है, ट्रिम्स हो गया, आपका ट्रिप्स हो गया, ठीक है। सो ये ऑल दोस आर दी पार्ट्स ऑफ योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि स्मूथली जो ओवरऑल वर्ल्ड के जो ट्रेड्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छे से काम करे। अब पहली चीज, अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा है जो आपका WTO है, ये जो आपका WTO है, रूल्स आर मेनली अप्लाई टू द ट्रेड इन द गुड्स। क्या ये सिर्फ गुड्स के लिए अप्लाई होता है, एंड अदर एरिया सच एज द सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
आर नॉट कवर्ड बाय देम। एक्चुअली पहली चीज तो GATT है, इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है देन GATT को कन्वर्ट किया गया, रिप्लेस किया गया WTO से। क्यों? क्योंकि GATT में एक प्रॉब्लम थी, इसने GATT ने सिर्फ गुड्स के तरफ ध्यान दिया था, उसने जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं उस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। तो जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये गुड्स प्लस आपके सर्विसेज जो है इन सब को मिला के ट्रेड को किस तरीके से एनहांस करना है, वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है, इस बारे में बात करता है। तो पहला स्टेटमेंट में ये चीज बोला है कि नॉट कवर्ड बोला है, किस चीज को कवर उसने नहीं किया है, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि WTO का तो ये दोनों चीज पे हैंडल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है GATT हैड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वेयर एज WTO हैज अ मेंबर। यस, तो ये बहुत सही चीज है कि जो हमारा GATT जो है ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जबकि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एज अ मेंबर काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं, ये पूरा का पूरा एक मेंबर की तरह काम करता है। तो इसीलिए ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब दूसरा बोला है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अंडर द WTO के अंदर जो भी अगर कुछ भी गड़बड़ होती है किसी ट्रेड में या किसी भी कंट्री के बीच में, तो उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो रहेगा जो भी WTO में है मच मोर इफिशियंट, वो इफिशियंट है, वो स्पीडी है, वो ट्रांसपेरेंट है जब हम लोग कंपेयर करते हैं GATT। क्योंकि GATT में कुछ गड़बड़ हुई थी और ये जो हुआ था इसीलिए तो आप लोगों का उसको कन्वर्ट किया गया WTO में, एंड विच हैव अ हाईली सस्पिशियबल टू द ब्लॉकेज, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा फॉर दी ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो ए ऑप्शन अगर हमने काट दिया तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो, अगर ये क्वेश्चन को डील करने का बहुत सिंपल सा तरीका था, आपको WTO और GATT के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता हो, अगर ये दोनों का बीच का डिफरेंस अच्छे से पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैच द पेयर दिया हुआ है। अब ये जो मैच द पेयर है ये आप लोगों को इंटरनेशनल IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये किसके लिए किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसको हेल्प करता है? जिस कंट्री का BOP में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है या डेफिसिट है, राइट। तो ये डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए IMF हेल्प करता है। अब IMF हेल्प किस तरीके से करता है? उसने क्या किया, बहुत सारी स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वेरियस स्कीम्स लाई, फैसिलिटीज लेके आई, ताकि वो कैटेगराइज कर सके कि कितने को कितनी ज़रूरत है। तो वो जो सारा कैलकुलेशन है, वो कैटेगराइज करना, ये सारा चीज़ किसने किया? IMF ने किया। उसने किसके थ्रू किया? जो उसने स्कीम लॉन्च की, ठीक है। क्योंकि डेफिसिट है, बट वो डेफिसिट कितनी है, कितना एक कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उसने कुछ जो फैसिलिटीज़ लेके आई, तो वो फैसिलिटीज़ ऐसी थी, उसने 3 फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया। पहला था स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ठीक है। सेकेंड था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसको हम EFFB बोलते हैं, और थर्ड वन दैट इज अ पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखो स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये जो है ये डील करता है आप लोगों के, अगर कोई चीज, अगर कोई दिक्कत जो है वो क्या हो रही है, आपके शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम आके खड़ी है, किस में? कंपनी के या कंट्री के BOP में अगर कोई शॉर्ट टर्म की कोई प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट की फैसिलिटी IMF देता है, ठीक है। सो ये स्टैंड बाय किसके लिए हो गया? आपका शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके। ये समझ में आया। देन IMF इंट्रोड्यूस द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को उसने क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि जब उसको समझ में आया कि अगर कोई प्रॉब्लम एक मैक्रो लेवल में है, दैट मीन्स एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी जो कि क्या करता है, आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टी आई है जो कि आपके एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को जस्ट दिखाती है कि एक प्रॉब्लम जो है ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल है, और जिसको करेक्ट होने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा। तो हमको पता है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे जो IMF है वो लेंडिंग्स देती है किसी कंट्री को, किस फैसिलिटी के अंदर? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर,
ठीक है। देन उसके बाद में हमारा जो होता है दूसरा होता है जैसे पावर्टी रिडक्शन एंड द ग्रोथ फैसिलिटी। अब ये जो पावर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी होता है, इसमें उन्होंने बोला कि हम उस कंट्रीज को हेल्प करेंगे जिनका बीओपी कम है, लेकिन सिर्फ कम नहीं है, वो जो कंट्री है वो इस कैटेगरी में आती है कि वो कंट्री जो है वो इस कैटेगरी में आती है कि वहाँ पे वो कंट्री एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अगर वो कंट्री अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जिसको हम बोल सकते हैं पुअरेस्ट कंट्री है, तो उन कंट्री को हेल्प करने के लिए पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी की जो फैसिलिटी है वो आईएमएफ किसको देती है, ऐसी कंट्रीज को देती है। अब वो फैसिलिटी दे कैसे रही है, देखो जो लोन दे रही है उसका एनुअल इंटरेस्ट उन्होंने 0.5% रखा है, एनुअल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। ये इंटरेस्ट कैसा है, पर एनम, और साथ ही साथ ये इंटरेस्ट तो 0.5 तो लगा ही रही है, साथ ही साथ इसका जो मैच्योरिटी जो पीरियड रहेगा वो भी कितना रहेगा, 10 ईयर्स रहेगा। तो इससे क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, आईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मैंने अभी बताया, एक्सटेंडेड क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसी है, मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम मैक्रो लेवल की है तो इस कंडीशन में क्या क्या करेंगे, कितने साल में देना होगा, मैक्रो लेवल की है, दैट मीन्स आप लोगों का बीओपी का जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल लेवल का है, जिसको थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टाइम लगेगा दैट मीन्स 4 to 10 ईयर्स हम लोग एज कंसीडर कर सकते हैं, ओके। देन हमारा स्टैंड बाय जो था, स्टैंड बाय एन अग्रीमेंट जो है, वो स्टैंड बाय एन अग्रीमेंट जो था ये आप लोगों का शॉर्ट टर्म के लिए था, अभी मैंने बताया, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है बीओपी में, तो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है, और ये फैसिलिटी का जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो कंपैरेटिवली एक्सटेंडेड फैसिलिटी से कम होता है, दैट मीन्स रीपेमेंट पीरियड रहेगा 3 to 5 ईयर। देन उसके बाद में हम लोगों ने देखा था पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, तो इसमें देखा था कि हम लोगों ने रिपेमेंट पीरियड 10 ईयर्स का, और इसका जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो पुअरेस्ट कंट्री को लेंडिंग देता है आईएमएफ वो कितना था, 0.5%। तो ये इसका था, तो इसकी वजह से ये हो गया। एक और जो हमारा रहता है दैट इज सप्लीमेंटेड रिजर्व फंड। तो जो सप्लीमेंटेड रिजर्व फंड रहते हैं जनरली ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, तो भी ये क्वेश्चन में आप लोगों के डाला गया था, क्यों, जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इसका जो रिपेमेंट होता है सप्लीमेंटेड रिजर्व फंड का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 5 ईयर्स होता है। तो आप लोगों को बेसिकली इनके जो ड्यूरेशन है, ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट एंड द पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी, इनका बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये क्यों दिया जाता है, किस टाइम पे देती है आईएमएफ किसी कंट्री को, और उसके बीओपी में क्या चेंजेस दिखते हैं उसके वजह से दिया जाता है। तो ये सारे रीजन आप लोगों को एकदम क्लिस्टर क्लियर याद रहना चाहिए, तभी आप लोगों को इस तरीके से टॉपिक को एकदम डीप में करना होता है।